Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is a quote, which reads something like this: A woman without education is like a banyan tree without roots or leaves. तो जैसा कि हम लोग हर बार कोट लेते वक्त करते हैं, आई रेकमेंड कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और 2 मिनट खुद सोचें कि इस कोट का क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि कोट मेनली आपको दो जगह दिखते हैं आपको एग्जाम में। एक तो एस्से पेपर में फिलोसॉफिकल कोट्स, दूसरा एथिक्स पेपर में इस तरह का सीधा सीधा कोट आ जाता है। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस कोट को किसने बोला, क्यों बोला, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू नो द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आपके अंदर बस इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि किसी भी कोट को आप इलाबोरेट कर पाएं और उसके मीनिंग को आप एक्सप्लेन कर पाएं। तो भले आपको ना पता हो कि ये कोट को दिया है सावित्री बाई फूले जी ने, येट इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट दैट यू विल फेच मार्क्स। इसीलिए जरूरी है कि हर एक कोट पे आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। इसीलिए जब भी हम लोग कोट लें न्यूज़पेपर सेशन में तो आप वीडियो को पॉज करें, खुद सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, खुद सोचिए कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। यही करना है एथिक्स पेपर में भी। कोई कोट आ गया तो 10 मार्कर में आपको 150 वर्ड्स में उसको एलाबोरेट करना है, और ऐसे पेपर में अगर आ गया तो लगभग 1000 से 1200 वर्ड्स में उस पर ऐसे लिखना है। मोटा मोटा ये कोट देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, दिस कोट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वाज गिवन बाय सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले के बारे में आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, जब आप सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पढ़ते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो सावित्री बाई फुले और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले बोथ बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड दे बिलोंग टू लोअर कास्ट कम्युनिटी। तो माली कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, इसीलिए दे वेर टाइटल्ड एज फुले। बट उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए और विमेन, खासकर गर्ल चाइल्ड, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए, जिस कारण से समाज के अंदर रिफॉर्म्स आए। चाइल्ड मैरिजेस, बोथ ऑफ देम वेर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू चाइल्ड मैरिज, ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले। सो दे अंडरस्टूड एग्जैक्टली कि क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं चाइल्ड मैरिज होने के कारण लोगों के लाइफ में। तो इस कारण से उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस को एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए। तो सावित्री बाई फुले इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया इन 1848 when she opened a school for girls along with her husband and social reformer Jyotirao Phule. Jyotirao Phule belonged to Satara district of Maharashtra, and Phule was given title of Mahatma by Vittal Rao Krishnji Wandekar, a Maharashtrian social activist. अभी हिस्ट्री तो हम कर नहीं रहे, यहाँ पे मैं ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले जी के बारे में ज़्यादा बताऊं, बट वी विल लुक मोर इनटू द कोट। ये कोट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। इसी दिस कोट सेज कि अ वुमन विदाउट एजुकेशन इज लाइक बनियान ट्री विदाउट रूट्स और लीव्स। तो बनियान ट्री विदाउट रूट्स मतलब अ ट्री विच इज नॉट एबल टू सपोर्ट इटसेल्फ। सिमिलरली अ वुमन हु इज नॉट एजुकेटेड इज नॉट एबल टू सपोर्ट हरसेल्फ। तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल टू सपोर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एजुकेशन किसी भी इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, एंड देन एजुकेशन also makes a person capable to serve back to the society just like a tree with leaves। तो अगर किसी ट्री में लीव्स होते हैं तो वो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता है, दूसरों को छांव, शेड प्रोवाइड कर सकता है। वैसे ही a person who is educated can contribute back to the society also। so एजुकेशन इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, दूसरा उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करता है ताकि वो समाज में कंट्रीब्यूट बैक कर पाए। जस्ट लाइक अ बनियान ट्री विथ रूट्स एंड लीव्स। रूट्स होंगे तो वो अपने आप को सपोर्ट करेगा, लीव्स होंगे तो दूसरों के लिए सपोर्ट करेगा। बट विमेन के लिए एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, ऐसा एम्फेसाइज करना चाह रहे थे सावित्री बाई फुले जी, कि जब विमेन एजुकेटेड होती हैं तो दे कैन कंट्रीब्यूट बैक मोर टू द सोसाइटी। वाई? बिकॉज द यंग चिल्ड्रेन आर मोर क्लोज टू द वुमन, द मदर, एंड दैट इज हाउ वुमन कैन impart the education to the children, to her children, in easier manner as compared to a man।
इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा कोट भी आप लिख सकते हैं, ब्रिंगम ब्रिंगम यंग का, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन। एक इंसान को आप एजुकेट करेंगे, आप उस इंसान को एजुकेट कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन समाज में नहीं है। अगर हम किसी वुमेन के कंपैरिजन में इसको देखें तो, अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं, यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ जनरेशन, बिकॉज अ वुमन इज एबल टू इम्पार्ट, गिव बैक दैट knowledge or education to her children in much easier organic manner. So the above quote of Savitri Bai Phule, it recognizes women's significant role in their household, and that is how they are able to impart or transcend their knowledge in nation building, generation development. If women are granted education, so women are like those banyan tree who can provide more shade if they are provided education, राइट। तो इस तरीके से कभी कभार आप एक कोट पे आंसर लिख रहे हो, उसको आप एंड कर सकते हैं विद सम अनदर कोट, बट द other code that you are using to justify the first one must be relevant, organically linked. तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो कोट हम देख रहे हैं, इसको आप इस तरह के कोट, ब्रिंगम यंग के इस तरह के कोट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। मैन भी एजुकेटेड होगा तो वो भी सेल्फ डिपेंडेंट होगा, वो भी समाज को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा, बट इफ वीमेन इज एजुकेटेड सी कैन कंट्रीब्यूट मोर बैक टू द सोसाइटी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज। उसके अलावा जॉन डेवी का भी एक कोट है एजुकेशन पे, वो भी यहाँ पे रिलेवेंट होता है कि एजुकेशन इज नॉट बेसिस फॉर गुड लाइफ, एजुकेशन इटसेल्फ इज गुड लाइफ। ये बातें हैं, अ वुमन विदाउट एजुकेशन इज लाइक बनियान ट्री विदाउट रूट्स और लीव्स। द कोट इज बाय सावित्री बाई फुले, सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। एजुकेशन का क्या सब महत्व है हमारे जीवन में, तो इट मेक्स अस सेल्फ डिपेंडेंट जस्ट लाइक अ ट्री विथ रूट्स is able to support itself, and education develops ability to contribute back to the society just like tree with leaves, which makes us able to provide shade to the others. Next is India EFTA trade agreement. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं EFTA है क्या। EFTA stands for European Free Trade Association. It is a economic integration between 4 European countries: Liechtenstein, Iceland, Norway, and Switzerland. It was created in 1960 as a result of Stockholm Convention signed between these 4 groups या 4 countries. तो ये जो EFTA है, इनकी मदद से ये 4 देश आपस में ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स को लिबरलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 देशों के बीच में ट्रेड हो पाए। दूसरा, ये चारों देश मिल करके दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड रिलेटेड क्या नॉर्म्स होने चाहिए उसको फाइनलाइज करते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ EFTA। तो EFTA के प्लेटफॉर्म पे ये चारों देश आपस में ट्रेड के नॉर्म्स डिसाइड करते हैं और दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड के क्या नॉर्म्स होने चाहिए वो सोचते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब EFTA ने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ EFTA ने साइन किया है, इट इज ए यूनिक काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, इसीलिए इसका नाम है टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये टेपा कैसा है, इसमें कुछ यूनिक फीचर हैं। क्या यूनिकनेस है वो देखते हैं। यू सी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अ बाइंडिंग कमिटमेंट ऑफ $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स के कंडीशंस रखे गए हैं बाय इंडिया इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगले 15 सालों में इन 4 देशों को भारत के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट करना है और भारत के यूथ के लिए, स्किल्ड यूथ के लिए लगभग 10 लाख डायरेक्ट नौकरियां जनरेट करनी है। इस तरीके का बाइंडिंग एग्रीमेंट आप कभी भी किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं देखते हैं। ये एक स्पेशल तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दोनों ही देश आपस में या दोनों ही साइड्स आपस में ट्रेड तो करेंगे ही लिबरलाइज तरीके से, दैट मेक्स दिस अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट एक स्पेशल तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट के नॉर्म जो हैं वो बाइंडिंग तरीके से हैं, जॉब क्रिएशन के नॉर्म्स जो हैं वो बाइंडिंग तरीके से हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस स्पेशल काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EFTA ग्रुप इज नोन बाय द नेम टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया ने इतना एम्फेसाइज क्यों किया $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स के लिए।
तो इसके पीछे कारण है कि देखिए, भारत का ऑलरेडी इन 4 देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है। मतलब ज्यादातर क्या होता है कि ये देशों से हमारे देश में इंपोर्ट होता है ट्रेड के तौर पे। ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज इन देशों से हमारे देश में आते हैं और हम इन देशों में कम बेच पाते हैं सामान, गुड्स या सर्विसेज। तो दैट इज लीडिंग टू अ काइंड ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ओवरऑल इन देशों को हमारे साथ ट्रेड करके फायदा होता है। फॉर एग्जांपल 2022 का डेटा देखिए, तो इन्होंने हमारे देश के अंदर बेचा 34 बिलियन डॉलर का, 34 बिलियन डॉलर का सामान इन चारों ने कंबाइंड तरीके से। हम बेच पाए इनके देश में सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का सामान। तो ट्रेड डेफिसिट लगभग रहा, आप कह सकते हैं 25 बिलियन डॉलर के आसपास। द सेम काइंड ऑफ ट्रेड डेफिसिट could be seen in year 23 also, same is seen in year 24 also। तो इन देशों का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हमारी तुलना में ज्यादा है। इन देशों की जो कंपनियां हैं वो ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाती हैं, दैट इज व्हाई दे हैव एडवांटेज ओवर अस एंड ओवरऑल ट्रेड इज इन फेवर ऑफ दीज कंट्रीज। वो ज्यादा हमारे देश में सामान बेचते हैं और कम खरीदते हैं, सो दे हैव ट्रेड सरप्लस, वी हैव ट्रेड डेफिसिट विथ देम। अब जब हमने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो अब ट्रेड और ज्यादा लिबरल तरीके से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी और घटाना होगा। तो भारत को ये बात अच्छे से पता है कि ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट था, और अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया हमने, तो उन देशों से और ज्यादा सामान हमारे देश के अंदर आएगा और ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा वाइडन हो सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट दिस डेफिसिट ऑन द करेंट अकाउंट स्पेशली इन द सेगमेंट ऑफ ट्रेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिया वांटेड कि ठीक है हम ट्रेड सरप्लस तो खाएंगे, ट्रेड डेफिसिट तो खाएंगे, लेकिन आपको हमारे देश के अंदर 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना होगा और हमारे देश के यूथ के लिए 10 लाख नई नौकरियां क्रिएट करनी होगी। ये 4 देश मान क्यों गए? क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, भारत जैसे इकोनॉमी जिसका इतना ज्यादा जनसंख्या है उसका मार्केट इनके लिए खुल रहा है, इनकी कंपनियों के लिए खुल रहा है। तो स्विट्जरलैंड की घड़ियां फॉर एग्जांपल भारत में पॉपुलर है और ज्यादा अब बिकेंगी, तो स्विट्जरलैंड के लिए और ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज होगा। तो ठीक है, दोनों ही साइड ने गिव एंड टेक वाला कुछ अप्रोच अपनाया है। इन 4 देशों के लिए भारत जैसा बड़ा मार्केट खुलेगा, हमारे लिए कैसा है कि ठीक है हम ट्रेड डेफिसिट और खाएंगे, लेकिन चीजें थोड़ी सस्ती आएंगी हमारे देश में, एक तो, और दूसरा हमारे देश के अंदर 15 साल में गारंटेड तौर पे बाइंडिंग तरीके से 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा और 10 मिलियन नए जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। सो इंडिया ईएफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो 4 देशों से मिलकर के बनाया, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उसके साथ इंडिया ने साइन किया है टेपा। इसमें स्पेशल फीचर क्या है कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स एंड 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 15 ईयर। दिस इज अ स्पेशल फीचर दैट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंडिया वांट दिस इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द ट्रेड डेफिसिट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बायोगैस फ्रॉम काउ डंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेक्टर। देखिए, एक जो नॉर्मल काउ या काउ फैमिली से रिलेटेड बाकी जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बोवाइन एनिमल्स, दे डिस्चार्ज अबाउट 15 to 20 kg ऑफ फ्रेश डंग ऑन डेली बेसिस। और वहीं काव्स की बात करें तो दे डिस्चार्ज अबाउट 5 to 10 kg ऑफ फ्रेश डंग्स ऑन डेली बेसिस। अब डंग के अंदर आप देखें, काउ डंग या एसोसिएटेड जो एनिमल्स होते हैं उनके डंग में आप देखें तो 80 to 85% वाटर होता है। बट फ्रेश काउ डंग में या एसोसिएटेड एनिमल्स के डंग में वाटर के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, CH4। मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो देखिए, ये एनिमल्स जब भी ग्रास वगैरह खाते हैं या कोई भी प्लांट्स खाते हैं तो इनके स्टमक में वो प्लांट जब जाता है तो उसके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इनके स्टमक के अंदर एक स्पेशल तरीके का रिएक्शन होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जिसमें एक स्पेशल तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है आर्किया, विच इज ए बैक्टीरिया लाइक माइक्रोब विच ब्रेक्स डाउन दीज कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोसेस हमारे पेट में भी होता है, बस इन बोवाइन एनिमल्स के पेट में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए एक
माइक्रोब, बैक्टीरिया लाइक माइक्रोब आर्किया जो होता है वो इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस या रूमेंटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में जब ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टुगेदर in the stomach itself of these animals lead to formation of methane, and this methane is released via belching or through flatulence। तो इस तरीके से काउ डंग में भी या एसोसिएटेड एनिमल्स के डंग में भी बहुत सारा मिथेन होता है। एंड यू नो मिथेन इज नथिंग बट CH4 विच इज नेचुरल गैस विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस, राइट फ्रॉम कुकिंग पर्पस टू ऑटोमोबाइल में भी CNG फ्यूल की तरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुद्दा यह है कि बोवाइन एनिमल के डिस्चार्ज से या डंग से बहुत सारा मिथेन निकाला जा सकता है, which has a lot of calorific value used for several activities, कुकिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसीलिए इन बोवाइन एनिमल्स के फ्रेश डंग को बायोडाइजेस्टर प्लांट में या बायोगैस प्लांट में डाला जाता है। गांव में ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जहां पे एनारोबिक रिडक्शन होता है इन एनिमल्स के डंग का। एनारोबिक रिडक्शन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन एनिमल्स के डंग को जब रिड्यूस किया जाता है तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बायोगैस होता है इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस, इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो अभी तक तो गाँव के एरिया में छोटे छोटे स्केल पे बायोडाइजेस्टर प्लांट्स लगाए जाते रहे हैं जहाँ पे काऊ एंड एसोसिएटेड एनिमल्स के डंग को डाल करके बायोगैस जनरेट किया जाता है और छोटे मोटे काम के लिए उनका इस्तेमाल होता है। इस तरह के बायोगैस प्लांट्स तो गांव में छोटे छोटे जगहों पे बनाए जाते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे पूरा का पूरा बायो CNG प्लांट बना दिया है गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव्स ने। तो क्या किया उन्होंने, 4 एकड़ फार्म एरियाज में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाया और आसपास के किसानों से उनके एनिमल्स का डंग खरीदा जाता है, फ्रेश डंग खरीदा जाता है, इन बायोडाइजेस्टर यूनिट्स में डाला जाता है, वहां से बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है और उस बायोगैस को बेचा जाता है ऑन अ लोकल फ्यूल स्टेशन। दिस बनास बायो CNG हैज बीन क्रिएटेड बाय गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव। तो सोचिए कितनी अच्छी बात हो गई। फार्मर्स जो हैं अब अपने एनिमल्स के डंग को बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव है वो फार्मर से उनके एनिमल्स का डंग खरीदती है, उसको बायोडाइजेस्टर प्लांट में डालती है, बायोगैस बनाती है और उससे फिर इस बायोगैस फ्यूल स्टेशन से वो गैस को बेचती है, जिससे दिन भर में कम से कम 550 से 600 kg गैस बेचा जा सकता है। सो दिस इज हाउ गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव हैज फाउंड अ solution to a problem, and rather than finding just a solution to the problem, they have क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था गांव के एरिया में, इन डंग्स का मैनेजमेंट, वेस्ट का मैनेजमेंट। अभी उसी वेस्ट से इनकम जनरेट होगा जो फार्मर्स के लिए भी इनकम ऑगमेंटेशन में मदद करेगा। और इसके साथ ही दिस बनास बायो CNG क्रिएटेड बाय गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली गैस फिलिंग स्टेशन बेस्ड ऑन काउ डंग फ्रॉम कैटल एंड बुफेलोज। सो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता ही है मेंस में, ऑन फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की इनकम को कैसे ऑगमेंट किया जाए। सीधा सीधा बायोगैस पे प्रश्न आ गया तब तो ये आप लिख ही देना, लेकिन फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो कई सारे तरीकों में, जैसे आप MSP एंड ऑल वो सब तो लिखेंगे ही, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि गुजरात में जो गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव वाला जो मॉडल है उसको पूरे भारत भर में इंप्लीमेंट किया जाए तो फार्मर्स के इनकम को ऑगमेंट किया जा सकता है। एंड फार्मर्स का जो वेस्टेज डिस्पोजल का प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो जाएगा अलग, और उनको अपने एनिमल्स के डंग को बेच करके इनकम ऑगमेंट करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने और भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। नियम क्या बनाया है, देखिए, नेचुरल गैस तो मेनली एक्सट्रैक्शन से डेवलप होता है, एक्सट्रैक्शन से अलग अलग जो गैस फील्ड्स होते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गुजरात के अंदर है, असम के अंदर है नेचुरल गैस फील्ड्स, फिर उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है नेचुरल गैस फील्ड्स।
तो नेचुरल गैस जो एक्सट्रैक्शन से प्रोड्यूस होता है, भारत सरकार ने नियम बनाया है कि 2025 से जो भी नेचुरल गैस मिलेंगे सीएनजी स्टेशन पे, उसमें 1% बायोगैस मिक्स करके बेचना है। कैसे? आ, पेट्रोल के लिए नियम उन्होंने लगा दिया है कि 20% जो है वो उसमें एथेनॉल ब्लेंड करके बेचना है। पेट्रोल के लिए 2025 तक ये नियम है। वैसे ही धीरे धीरे बायोगैस का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़े, जिससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़े। इसके लिए सरकार ने ब्लेंडिंग टारगेट लगाया है कि जो नेचुरल गैस बिकते हैं सीएनजी स्टेशंस पे, वो तो एक्सट्रैक्टेड करके नेचुरल गैस फील्ड से एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल गैस बिकता है, उसमें 1% बायोगैस मिक्स करके बेचना है 2025 तक, और उसको इंक्रीज करना है टू 5% बाय 2028। सेम इज फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जो हवाई जहाज के लिए जो फ्यूल होता है, उसमें भी 1% बायोगैस मिक्स करना है बाय 2027, 2% मिक्स करना है बाय 2028। सो ये जो बायोगैस ब्लेंडिंग टारगेट दिया गया है फॉर सेवरल बायोगैस स्टेशंस, इससे दो फायदे होंगे। एक तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि बायोगैस का डिमांड बढ़ेगा, बायोगैस का डिमांड बढ़ेगा तो बायोगैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बायोगैस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स से काउ डंग और एसोसिएटेड एनिमल्स के डंग खरीदने होंगे, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और दूसरा, भारत के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो कम होगा, एंड नेट जीरो इमिशन टारगेट को, विच इज वन ऑफ आवर गोल अंडर पंचामृत स्ट्रेटजी टू अचीव नेट जीरो बाय 2070, वो भी अचीव करने में मदद मिलेगी। तो काउ डंग एंड बेस्ड बायोगैस, आपको ध्यान रखना है, काउ एंड अदर बोवाइन एनिमल से जो डंग मिलता है उससे बायोगैस प्रोड्यूस किया जा सकता है। बायोगैस इज मीथेन प्लस CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रूमेन या डाइजेशन प्रोसेस इन द स्टमक ऑफ दीज एनिमल्स। फ्रेश डंग अगर डाला जाए बायोगैस प्लांट में, एनएरोबिक डाइजेशन जब किया जाता है या एनएरोबिक रिडक्शन जब किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बायोगैस रिलीज होता है। करंट न्यूज ये है कि गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव टू स्टैब्लिश बायो सीएनजी आउटलेट। ये क्या करता है? कलेक्ट करता है फ्रेश काउ डंग्स फ्रॉम फार्मर्स, एंड देन दैट हेल्प्स इन इनकम जनरेशन फॉर फार्मर्स एज वेल। ये जो टॉपिक है, इस पे यूपीएससी ने मेंस में ऐसा कुछ प्रश्न पूछा था, इसका मैंने जवाब भी लिख करके दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टैच्यू ऑफ वैलोर। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 आसाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लचित बोरफुकान जी का 125 फीट ऊंचा स्टैचू इनॉग्रेट किया इन जोरहट असम, और इस स्टैचू का नाम दिया गया स्टैचू ऑफ वैलोर। तो दिस स्टैचू हैज बीन इनॉग्रेटेड एट होलंग पार नियर त्योक अंडर लचित बोरफुकान मोइदाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये स्टैचू जो है, इट हैज बीन बिल्ट बाय राम वनजी सुतार। ओवरऑल स्टैचू जो 125 फीट का है, उसमें से पेडेस्टल जो है वो 41 फीट का है, 41 फीट का, और जो स्टैचू है इटसेल्फ इट इज ऑफ 84 फीट, तो टोटल हो गया 125 फीट। स्टैचू ऑफ वैलो 125 फीट टॉल, लचित बोरफुकान का, होलंगपर नियर टियोक जोरहाट बाय राम वनजी सुतार, पेडेस्टल ऑफ 41 फीट एंड स्टैचू ऑफ 84 फीट। डब्ल्यूटीओ से संबंधित पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जनरल काउंसिल नहीं, इट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दैट इज टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू हेल्प बीओपी क्राइसिस में। वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प नहीं करता है डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ करता। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पूछा है विच इज नॉट ट्रू, तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 एंड 2। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।